हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि हमारी क्लास 12th की क्विक रिवीजन वीडियोस चल रही है। इससे पहले हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट कर लिया है। आज की क्लास में हम गवर्नमेंट बजट करेंगे, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसको प्लीज़ स्किप मत करिएगा। सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो चैप्टर है आपके एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो यही चैप्टर है। इससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और जब आते हैं तो बहुत क्लैरिटी के साथ आपको इसका आंसर करने होते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको आंसर कैसे लिखना है और कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ बिल्कुल स्किप मत करिएगा। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो, और अगर ज़्यादा लेंदी होती है मैं इसको 2 पार्ट में ख़त्म करूँगी, अदरवाइज़ एक ही पार्ट में इसको हम कोशिश करेंगे कि कवर कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गवर्नमेंट बजट है क्या। बेसिकली गवर्नमेंट बजट क्या है? ईयरली प्लान होता है अपकमिंग ईयर के लिए, आने वाले साल के लिए, कि सरकार कहाँ से पैसा अर्न करेगी और सरकार पैसा कहाँ खर्च करेगी। ठीक है, तो ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट बजट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे सरकार क्या करती है, हाउ मच मनी गवर्नमेंट विल अर्न एंड स्पेंड, कितना पैसा सरकार कमाएगी और कितना खर्च करेगी। सरकार पैसा कहाँ से कमाती है? टैक्सेस से, फीस से, सेक्टर। एंड खर्चा कहाँ करती है? स्कूल्स पे, हॉस्पिटल्स पे, रोड्स पे, डिफेंस पे, ऐसी जगह पे सरकार खर्चा करती है। सिंपल टर्म में अगर आप लिखना चाहें तो एग्जाम में ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द वन फाइनेंशियल ईयर और 1 ईयर। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें तो सरकार क्या कर रही है, अगर 100 करोड़ रुपीज़ कमा रही है एंड प्लान टू स्पेंड 120 करोड़, अब कमाया ही 100 करोड़ से, तो 120 करोड़ कैसे खर्च करेगी? विद द हेल्प ऑफ बोरोइंग। तो सरकार क्या डिसाइड करती है कि 20 करोड़ की हम क्या कर लेंगे, बोरोइंग कर लेंगे, लोन ले लेंगे, तो इस तरीके से वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट में आपको इंपॉर्टेंटली क्या समझने की ज़रूरत है? सबसे पहली चीज़ कि जो बजट टर्म है, ध्यान रखिएगा, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जो वर्ड है वो मिलेगा ही नहीं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म। बजट की जगह पर जो टर्म यूज़ किया जाता है दैट इज़ अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आर्टिकल 112 में दिया गया है। आर्टिकल 112 में डिस्क्राइब किया गया है बजट को एज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट तो वर्ड है, जो वर्ड है बजट, वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। बेसिकली ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रिपेयर किया जाता है 1 साल के लिए, जिसका टाइम पीरियड है 1 अप्रैल टू 30 मार्च। ठीक है, बेसिकली इस बजट में क्या दिखाया जाता है? शोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो भी आपके टैक्सेस है, फी है, जो भी आपकी अर्निंग हुई है, कहाँ से अर्निंग हुई है, टैक्सेस से हुई है, फीस से हुई, सब कुछ। एंड खर्चा कहाँ करने वाले? डिफेंस पे करने वाले, हेल्थ पे करने वाले, एजुकेशन पे, रोड्स पे, जहाँ भी खर्चा करने वाले, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? बजट में मिलेंगी। जो बजट है बेसिकली सारी गवर्नमेंट, ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट इसको प्रिपेयर करती है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, वो अपने अपने लेवल पर प्रेजेंट भी करती है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कौन सा बजट पेश करती है? यूनियन बजट या सेंट्रल गवर्नमेंट बजट पेश करती है। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा बजट पेश करती है? यूनियन बजट पेश करती है, प्रेजेंट करती है। इंडिया में जो बजट प्रेजेंट किया जाता है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट में किया जाता है। कब किया जाता है? डेट नोट कर लो, डेट कौन सी डेट पे? 1 फरवरी एट 11 AM, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 11 बजे 1 फैब को जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन। वो 1 फैब को हर साल 11 बजे क्या करती हैं? बजट प्रेजेंट करती हैं पार्लियामेंट में। बेसिकली फर्स्ट बजट जो उन्होंने प्रेजेंट करा था पार्लियामेंट में, इट वाज इन 2019, और तब से लेके अभी तक निर्मला सीतारमन जी ही बजट क्या करती जा रही? प्रेजेंट करती जा रही, यूनियन बजट। ये उनका एटलीस्ट 2026 तक उन्होंने 9 यूनियन बजट प्रेजेंट कर दिया पार्लियामेंट में। शी इज़ द फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सबसे लॉन्गेस्ट जो टेन्योर रहा है वो निर्मला सीतारमन जी का ही रहा है। 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं बजट के, कौन कौन से? एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट दोनों ही हम आगे समझेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मिला के क्या बनता है? रेवेन्यू बजट बनता है। वही कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को मिला के क्या बनता है? कैपिटल बजट बनता है। वही टाइप्स ऑफ बजट देखे तो 3 तरह के बजट होते हैं। 3 तरह के कौन कौन से बजट होते हैं? जहाँ पे बैलेंस बजट,
क्या होता है, बैलेंस बजट होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सॉरी, बेसिकली यहाँ पे इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होना चाहिए, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जब 100 रुपये की अर्निंग करते हैं तो वहीं 100 रुपये का खर्चा कर रहे हैं। इस केस में क्या होता है, हमारा बैलेंस बजट होता है। किस केस में, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, बैलेंस बजट हमें मिल रहा है। ठीक है। वही सरप्लस बजट क्या होता है, जहाँ पे हमारी इनकम ज़्यादा हो जाए। फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, 100 रुपये की इनकम करी है बट खर्चा हमारा सिर्फ 80 रुपये का हुआ है, तो ऐसे में तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, इट इज़ अ सरप्लस बजट। लेकिन जब आपका क्या हो जाए कि इनकम से 100 हो और खर्चा आपका 150 हो जाए, तो इस केस में क्या आ जाता है, डेफिसिट बजट हो जाता है, मतलब आप नुकसान में चले जाते हो। तो ये 3 तरह के बजट फॉलो होते हैं, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। और सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बजट के मेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है, वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर करना होता है और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना होता है। ठीक है। और प्राइस स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखना होता है। लेकिन इसके अदर देन दीज हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बजट के। बेसिकली सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम क्या करें, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करें। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है, सरकार प्रायोरिटाइज करती है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, पब्लिक वेलफेयर करना है। वैसे तो सरकार पब्लिक वेलफेयर ही करती है, लेकिन कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि सरकार क्या करती है, हाई टैक्सेस लगाती है। हाई टैक्सेस किस पे, जैसे लिक्विड हो गया, आपका अल्कोहल हो गया या फिर सिगरेट हो गया, जो हजार्डियस गुड्स होते हैं, जो पब्लिक के लिए नुकसान करते हैं, ऐसे में सरकार इन पर हाई टैक्सेस लगाती है। तो सरकार क्या कर देती है, इनको हाई टैक्सेस लगाने का लोग एटलीस्ट क्या करेंगे, उसको कम खरीदेंगे, तो इससे क्या हो रहा है, सोसाइटी का वेलफेयर भी हो रहा है, लेकिन जो लोग खरीदेंगे तो अल्टीमेटली सरकार का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ये दोनों तरीके से सरकार क्या देखती है कि अपना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देख लेती है कि हमारा प्रॉफिट भी हो जाता है और हम सोसाइटी का वेलफेयर भी कर पा रहे हैं। टैक्सेस आए हैं तो सरकार को पैसा मिल रहा है, और अगर जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तो सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है। दूसरी चीज़ है, सरकार क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। उसमें भी सरकार क्या कोशिश करती है कि पब्लिक गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, प्राइवेट गुड्स को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। उससे पहले ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स का मतलब आप सब क्या समझते हैं क्या? ठीक है। तो ये देखिए, ये दो टर्म, दोनों स्पेलिंग्स आपको याद रख लेनी है कि पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं, नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर। नॉन राइवलरस का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसको एक पर्सन के यूज़ करने से दूसरे पर्सन के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम नहीं होगी। मतलब अगर एक पर्सन ने इस्तेमाल कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी दूसरा पर्सन जब आएगा तो उसके लिए वो चीज़ खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। दैट इज़ अ नॉन राइवलरस इन नेचर। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है कि अगर उस चीज़ को कोई एक पर्सन यूज़ कर रहा है तो वो दूसरे को मना नहीं कर सकता। तो ये सबके लिए अवेलेबल होती है, चाहे उन्होंने पे किया हो चाहे ना किया। दैट इज़ अ पब्लिक गुड। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्मी का प्रोटेक्शन, जिसने क्या क्या आर्मी का डिफेंस में जो होते हैं वो सबको प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि रिच ने पैसा दिया तो नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, पुअर को भी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। स्ट्रीट लाइट्स का यूज़ कोई चाहे कोई भी करे, अगर स्ट्रीट लाइट लगी है तो उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई पर्टिकुलर के लिए स्ट्रीट लाइट नहीं लगी होती। पब्लिक पार्क, इसका पब्लिक पार्क ध्यान रखिएगा, एक पर्सन के यूज़ करने से दूसरे पर्सन के लिए कमी नहीं आ जाएगी पब्लिक पार्क की। ठीक है। और ना ही यहाँ पे कोई एक पर्सन दूसरे को मना कर सकता है पब्लिक पार्क को यूज़ करेंगे। एज वेल एज गवर्नमेंट रोड्स। तो ये क्या हो गया, जो चीज़ सबके लिए हो और किसी को रोका ना जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक गुड बोलते हैं। वही प्राइवेट गुड इससे अपोजिट होता है। कैसे? इट इज़ राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल इन नेचर। इट इज़ राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल इन नेचर। ठीक है। जिस ऐसी राइवलरस का मतलब ऐसी चीज़ है जिनके यूज़ करने से, एक पर्सन के यूज़ करने से दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। एक्सक्लूडेबल का मतलब है जो पे करेगा बस उसी को बेनिफिट मिलेगा, हर किसी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे अगर आपने क्या किया, फूड आइटम्स खरीद लिए, तो फूड आइटम्स जनरली खरीदने के टाइम पे क्या होता है, वेट लेट मी सी दिस माई स्क्रीन। हाँ,
तो फूड आइटम खरीदने के बाद में क्या होता है कि हो सकता है एक पर्सन ने वो अगर फूड आइटम खरीद लिया तो दूसरे के लिए वो कम पड़ जाए, ठीक है, दैट्स अ फूड आइटम अवेलेबिलिटी, और जिसने पैसा दिया वो आइटम उसी को मिलेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। तो जो चीज़ पैसे देकर खरीदनी पड़ती है और सिर्फ ओनर यूज़ करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट गुड बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। बेसिकली सरकार क्या करती है, रिच पे टैक्स लगाती है और उसके जो टैक्स मिलता है, जो पैसा मिलता है उससे वेलफेयर किसका होता है, पुअर का वेलफेयर करती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, नेक्स्ट मोटिव क्या हमारा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ना ही हम बेसिकली हम जो प्राइस है उनको हम क्या करते हैं, स्टेबल करने की कोशिश करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब मान के चलिए आपकी इकोनॉमी इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो सरकार क्या करेगी, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको कम कर देगी। वहीं अगर डिफ्लेशन है तो सरकार क्या करेगी, इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे जिससे हम उन्हें बेच के एक्सपोर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा इनकम लेकर आएंगे। इंक्रीज इन जीडीपी, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे जो रीजनल डिस्पैरिटी है कि अर्बन एरियाज ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, रूरल एरियाज डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो जो अनइक्वल लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है रीजन्स के बीच में उसको हमें क्या करना है, कम करना है, ठीक है। तो इसकी वजह से जैसे हमने देखा कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, कुछ स्टेट बहुत कम डेवलप होते हैं, तो सरकार का मोटिव क्या है, सबको इक्वली क्या करना है, डेवलप करना है। नेक्स्ट मोटिव है हमारा बजट का, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ मैनी स्कीम हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देना है। अब आ जाइए कंपोनेंट्स ऑफ बजट, गवर्नमेंट बजट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो इसका टेबल अलग से बना लीजिएगा, अपने तरीके से लिख लीजिएगा, जैसा समझ आए वैसे गए, इसको रट लीजिएगा क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे करना इतना कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे कर ही नहीं पाते। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, डिफरेंसेस देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, बेसिकली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया, एक है बजट रिसिप्ट, एक है बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है। हो सकता है दूसरी बुक्स में दूसरे तरीके से मिले, लेकिन अगर आपको ये इजी लग रहा है तो आप इसी को याद कर लीजिएगा। अंतर कुछ नहीं है, बस एक लिखने का तरीका अलग पड़ जाता है। बजट रिसिप्ट का मतलब है कि सरकार को पैसा कहाँ से मिल रहा है, और बजट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि सरकार पैसा कहाँ खर्च करेगी और कैसे खर्च करेगी, ठीक है। स्पेंडिंग, तो एक तरफ इनकम है, एक तरफ स्पेंडिंग है। वहीं बजट रिसिप्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है कैपिटल रिसिप्ट और एक है रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक तरफ यहाँ पे बजट एक्सपेंडिचर को भी दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। उससे पहले हम इन दो को समझते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर हम बाकियों को देखेंगे। अब देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बेसिकली यहाँ पे किसकी बात होगी, चारों में ही आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, एसेट और लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट कैसा है। दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है, एक है एसेट, एक है लाइबिलिटी। ये दो ही चीज़ों का इम्पैक्ट है, किसी में कम हो रही है, किसी में ज़्यादा हो रही है, किसी में दोनों हो रही है, किसी में कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक एसेट याद रखना है, एक लाइबिलिटी याद रखनी है। ये ही चारों में कॉमन है। देखिए यहाँ पे लाइबिलिटी दी है, यहाँ पे एसेट दिया, यहाँ लाइबिलिटी दी है, यहाँ एसेट दिया है, यहाँ पे एसेट दिया है, यहाँ लाइबिलिटी दी है, यहाँ पे एसेट दिया है, यहाँ लाइबिलिटी दी है। कुछ अलग है क्या, कुछ अलग नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग है, वो हम देखेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, पहले वो समझो। रेवेन्यू रिसिप्ट, अब रेवेन्यू रिसिप्ट ध्यान से सुनना कि इनकम हमारे पास आ रही है, लेकिन इसके इनकम आने से हमें क्या फ़ायदा है। यहाँ पे देखो क्या लिखा, नीदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी। ये इनकम हमारे पास आई तो सरकार को इस इनकम को वापस करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि नीदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी। सरकार को अगर ये पैसा मिल रहा है तो ये किसी तरह की उधारी नहीं है, सरकार को ये पैसा वापस करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सरकार को ये पैसा मिला, सरकार अपने पास रख लेगी। नो रिड्यूस एनी एसेट, सरकार ने सिंपली ये पैसा रख लिया है, सरकार को सिंपली ये पैसा मिल गया है, सरकार ने किसी भी तरह का अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेची थी, अपना डिवेंचर नहीं बेचा था, अपना शेयर नहीं बेचा था, सरकार ने कुछ भी खोया नहीं है, सरकार को बस पैसा मिल गया है। ना सरकार की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना सरकार का एसेट क्रिएट हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। नीदर क्रिएट अ लाइबिलिटी नो रिड्यूस एनी एसेट, सरकार को यहाँ पे किसी भी तरह का नुकसान नहीं है, सिंपली पैसा मिल रहा है, सरकार रख रही है, ठीक है। सरकार को ना ये पैसा लौटाना है, ना ही अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी है। अंडरस्टूड।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। सरकार को पैसा आखिर मिलेगा कहाँ से। एक होता है सरकार डायरेक्ट टैक्स लगा देती है, इनडायरेक्ट टैक्स लगा। डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है, जिस पर्सन पे लगाया गया है उसी पर्सन को वो टैक्स भरना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है, मान के चलो इस पर्सन पर टैक्स लगाया लेकिन इसने शिफ्ट किसी और पर्सन पे कर दिया, ये होता है इनडायरेक्ट। अब इस पर्सन को ये टैक्स भरना पड़ेगा, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। वही इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे कि जीएसटी, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट। ये सब आपको याद रखने हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू अदर देन टैक्स, वो टैक्स रेवेन्यू जो अदर देन टैक्स है, मतलब डायरेक्ट टैक्स भी नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं है। जैसे कि सरकार को किसी तरह का प्रॉफिट हो रहा है, किसी तरह का डिविडेंड मिल रहा है, या किसी तरह का लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, सरकार ने लाइसेंस फीस लगा दी, कुछ एक्स्ट्रा फीस लगा दी, ठीक है। फाइन्स एंड पेनल्टी सरकार ने किसी पे लगा दी, सरकार को किसी का गिफ्ट एंड ग्रांट मिला है। एस शीट्स क्या होते हैं, कोई भी अगर मान के चलो किसी पर्सन की डेथ होगी और उसकी प्रॉपर्टी ऐसी रह गई है, उसका कोई वारिश नहीं है, तो वो सरकार की प्रॉपर्टी होगी। फॉर फीचर्स सरकार ने किसी तरह की पेनल्टी लगाई है कोर्ट के रूल्स ना मानने के लिए, उसके इस तरह की चीज़ें। तो ये सब क्या स्पेशल असेसमेंट, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है जो डिसाइडेड नहीं है किसी पर्टिकुलर पर्सन से लेने के नहीं। बस ये है कि अगर किसी ने कुछ चीज़ करी है या बाई चांस ये अमाउंट आ गया है तो सरकार के पास नॉन टैक्स रेवेन्यू में रिकॉर्ड हो जाएगा। ये समझ में आया कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है। रेवेन्यू रिसिप्ट के होने से सरकार की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, ना ही किसी तरह का एसेट कम होता है, इतना आप याद रखिएगा। वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो, जब रेवेन्यू मतलब ये उस तरह का खर्चा है, ये क्या खर्चा है, स्पेंडिंग है, ये एक्सपेंडिचर है, स्पेंडिंग। जब सरकार क्या करेगी, ये खर्चा जब करेगी तो सरकार का किसी भी तरह का एसेट क्रिएट नहीं होगा। मान के चलिए आप क्या कर रहे हैं कि आप आपके मान के चलिए 1 लाख का लोन है आपके ऊपर, ठीक है, और आप 50,000 कमाते हैं। 50,000 में भी आपने क्या करा, आपने 50,000 में मान के चलिए कि 10,000 आपने अपना क्या कर दिया, रेंट पे कर दिया, ठीक है, रेंट पे कर दिया आपने अपने घर का। आपने 20,000 की पार्टी कर ली, ठीक है, आपने थोड़ा फूड वगैरह खा लिया, मतलब अपने 10,000 का अपने घर में सामान वगैरह लेकर शॉपिंग कर ली। लेकिन ये जो खर्चे आपने करे, क्या आपने इस खर्चे से अपनी लाइबिलिटी कम करी, क्या इस लोन को चुकाने में आपने उसको यूज़ करा, नहीं करा, नहीं करा ना। आपका लाइबिलिटी तो कम नहीं हुई, 1 लाख का जो उधारी अभी भी आपके ऊपर ही है। और वही आप एसेट, क्या आपने इससे कोई प्रॉपर्टी खरीदी, हो सकता था आप अपने घर में कोई फ्रिज लेकर आ सकते थे, लेकिन आपने रेंट भर दिया, आपने पार्टी कर ली, आपने सब खाने पीने पर बर्बादी कर दी। तो ये क्या हुआ, इसकी वजह से आपका एसेट भी क्रिएट नहीं हुआ और आपकी लाइबिलिटी भी कम नहीं हुई, मतलब ना आपकी उधारी कम हुई और ना ही आपने कुछ खरीदा। तो ये उस तरह की चीज़ें, ये उस तरह का खर्चा जब सरकार करती है तो सरकार का जो एसेट होता है वो कम नहीं होता और ना ही सरकार की लाइबिलिटी कम होती है, ठीक है। ना एसेट क्रिएट होता है ना लाइबिलिटी कम होती है। जैसे कि सैलरीज होती है, सरकार सैलरी देती है एम्प्लॉयज़ को, या पेंशन होती है, पेंशन दे देती है सरकार, ये सब्सिडी हो गई, ये स्कॉलरशिप हो गए, इंटरेस्ट सरकार ने क्या किया, लोन लिया था तो इंटरेस्ट पे कर रही है। तो ये उस तरह के जहाँ पर सरकार क्या करती है, कुछ भी क्रिएट नहीं करती, किसी भी तरह का एसेट क्रिएट नहीं करती, नॉर रिड्यूस किसी भी तरह की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती। तो आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आए होंगे। और इन दोनों को इंक्लूड कर दे, हमने ऊपर देखा था ना, तो रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को मिला दे तो हमें क्या मिलता है, रेवेन्यू बजट मिलता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नॉट अफेक्ट द एसेट एंड लाइबिलिटी। दोनों रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों ही एसेट और लाइबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं करते और दोनों कंडीशन फुलफिल होना कंपलसरी है। ना एसेट आपका क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, ना ही लाइबिलिटी इम्पैक्ट होगी। इन दोनों ही तरीके से, मतलब ना एसेट क्रिएट हो रहा है ना लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं करा, इतना याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं किसकी, कैपिटल रिसिप्ट की और कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट है। क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइबिलिटी क्रिएट होगी और एसेट रिड्यूस होगा। यहाँ पे देखिए, इधर क्रिएट्स एसेट, वही एक्सपेंडिचर में क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर क्रिएट्स एसेट और रिड्यूस लाइबिलिटी। इन दोनों का इम्पैक्ट,
हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी पे पड़ेगा, दोनों पे तो नहीं, लेकिन कैपिटल रिसिट और कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो इम्पैक्ट पड़ेगा, देखिए यहाँ से सीधा सीधा हम ऐसे करके लाइन बना के लेकर आए हैं और यहाँ आपने जोड़ दिया, तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा अफेक्ट एसेट और लाइबिलिटी, इनमें से एटलीस्ट वन तो इम्पैक्ट होगी, एटलीस्ट वन, चाहे वो एसेट हो चाहे लाइबिलिटी हो। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, पहले कैपिटल रिसिप्ट को देख लेते हैं इधर से अपन। कैपिटल रिसिप्ट में क्या है, इधर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी। जब ये पैसा आपके पास आएगा, ये पैसा जब आपको मिलेगा तो आपके ऊपर किसी ना किसी तरह का कर्जा हो जाएगा, या फिर आपको ये पैसा इसलिए मिला है कि आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची थी, डिसइन्वेस्टमेंट करा था, इसलिए हुआ है। तो कैपिटल रिसिप्ट सिंपली आपका क्या करेगी, किसी भी तरह की लाइबिलिटी क्रिएट करेगी और एसेट रिड्यूस करेगी, तभी ये पैसा आपके पास आएगा। रिवेन्यू रिसिप्ट की तरह नहीं कि ना लाइबिलिटी पे फर्क पड़ा ना एसेट पे फर्क पड़ा, इसमें आपको फर्क पड़ेगा, एसेट पे भी पड़ेगा, लाइबिलिटी पे भी पड़ेगा। चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कैपिटल, ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल है जैसे बोरिंग्स एंड लोन। सरकार क्या करती है कि बाहर से किसी से, आरबीआई हो चाहे फॉरेन कंट्रीज हो, किसी से भी जब लोन लेती है तो अल्टीमेटली इट क्रिएट्स लाइबिलिटी, इसलिए इसको कैपिटल रिसिप्ट में रखा गया है। सरकार के पास पैसा तो आया लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी आया। वही डिसइन्वेस्टमेंट मतलब रिड्यूस एसेट, सरकार क्या करती है, एसेट को कम कर देती है। मतलब मान के चलिए अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, उसका शेयर बेच दिया, उसका डिबेंचर बेच दिया, तो ऐसे में सरकार का क्या हो गया, एसेट कम हो गया ना। तो सरकार ने अपनी खुद की कंपनी बेच दी, तब जाके सरकार को पैसा मिला था, तो उसका एसेट कम हो गया। अब ऐसी रिकवरी ऑफ लोन, अब आप बताइएगा कि इससे लाइबिलिटी क्रिएट होगी कि एसेट रिड्यूस होगा। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे स्मॉल सेविंग्स कलेक्शन ये किस में आती है, कैपिटल रिसिप्ट में आती है। ये दोनों ही आंसर किस में करोगे, कमेंट सेक्शन में करोगे और बताओगे कि इनका आंसर क्या होना चाहिए, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है कि एसेट रिड्यूस हो रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लास्ट क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे आपका ये ऐसा खर्चा है, ये एक ऐसा खर्चा है जहाँ पे आपका एसेट क्रिएट होगा या फिर लाइबिलिटी कम होगी। कैसा खर्चा है ये, जहाँ पे आपका एसेट क्या होगा, क्रिएट होगा या फिर लाइबिलिटी कम होगी। ठीक है, अब देखिए मान के चलो सरकार ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन पे खर्चा कर दिया, डैम्स बनवा दिए, रोड्स बनवा दिए, ब्रिजेस बनवा दिए, तो ये क्या हो रहा है, क्रिएट्स एसेट। सरकार ऐसा खर्चा कर रही है जहाँ पे एसेट क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो ये किसका पार्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। जहाँ पे सरकार जब खर्चा करेगी तो क्या होगा, एसेट क्रिएट होगा, तो किसका पार्ट हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। वही परचेस ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट, आप बताइएगा इससे एसेट क्रिएट हो रहा है कि लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, लाइबिलिटी कम करनी है या फिर एसेट क्रिएट हो रहा है। वही लोन्स रिपेमेंट, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट जब हम लौटाते हैं ना, इस अमाउंट को हम कहते हैं कि इट इज़ रिड्यूसिंग आर लाइबिलिटी, तो इसलिए वो किस में आएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगी। जब हम प्रिंसिपल अमाउंट, मान के चलिए आपने 1 लाख रुपीज़ लिए थे लोन पे, 1 लाख रुपीज़ लिए थे लोन पर, तो आपने क्या करा, लोन जो 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया था और उस पर मान के चलिए 10,000 का इंटरेस्ट पे हो गया। ठीक है, तो जो 1 लाख रुपीज़ आप लौटा रहे हो तो वो किस में आएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगी। लेकिन जो 10,000 रुपये आप लौटाओगे तो उसको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। उसको हम एक्सपेंडिचर, ये जो लोन रीपेमेंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि जो इंटरेस्ट अमाउंट है हम इसको रेवेन्यू किस में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा और जो मैंने आपको बताया है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्लैरिटी है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा समझ में तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन, रुपीज़ कम्स फ्रॉम एंड रुपीज़ गोज टू, ये जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब देखिए इसका सिंपल सा टर्म हम ले लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया था कि बोरिंग्स एंड लाइबिलिटी आपको दी गई है, तो बताइए किसका पार्ट है। अब देखिए बोरिंग्स एंड लाइबिलिटी मतलब क्या होगा, सरकार को पैसा, एक मिनट है ना, सरकार को पैसा, इनकम क्या हो रही है, मिल रही है, सरकार को इनकम मिल रही है लेकिन उधारी पे मिल रही है। इट मीन्स दैट सरकार को क्या हो गया, ये क्या हो रहा है सरकार को, सरकार की क्रिएट्स लाइबिलिटी,
और सरकार को जब लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो ये हमने किस में देखा था, लाइबिलिटी किस में क्रिएट होती है, लाइबिलिटी क्रिएट होती है कैपिटल रिसिप्ट में। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर करना था कि कैपिटल रिसीट। इसका आंसर आप कैसे करोगे, अगर बोरिंग्स एंड लायबिलिटी दी है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से बजट के थ्रू आएगा, ये कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। और क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सरकार के लिए लाइबिलिटी को क्रिएट कर रहा है। वही नॉन डेप्ट कैपिटल में क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नॉन डेप्ट, मतलब ये लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करेगा। नॉन डेप्ट आ गया तो मतलब लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करेगा। कैपिटल रिसिप्ट हुई है तो इसका मतलब है कि सरकार ने या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करा होगा, तब जाके ये कैपिटल रिसिप्ट हुई है। हमने क्या देखा है, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है, ईदर क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट। तो जब हमने कोई डिसइन्वेस्टमेंट करा होगा तभी जाके ये कैपिटल रिसिप्ट आई होगी। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, रिड्यूस एसेट। ठीक है, रिड्यूस एसेट्स। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब आपको क्लैरिटी हो जाएगी तो आप इजीली कर पाएंगे क्वेश्चंस को। नॉन टैक्स रेवेन्यू किसका पार्ट होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। जीएसटी भी किसका पार्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। वही यूनियन टैक्स ये वाला रेवेन्यू रिसिप्ट, ये भी हमारा कस्टम ड्यूटीज भी रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होता है कि नहीं। इनकम टैक्स अभी पढ़ के आते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। कॉर्पोरेशन टैक्स ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। और इसका रीज़न क्या है सबका, कि ये क्या हमने क्या पढ़ा था हमने, इसका रीज़न क्या बताओगे, रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है तो इसका रीज़न हमें क्या बताना है, लेट मी सी, यस, रेवेन्यू रिसिप्ट के पार्ट में हमें रीजन क्या बताना है, देखो, नीदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के पार्ट में हमने क्या बताया, नीदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट, दैट्स व्हाई दीज आर द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इतना याद रखिएगा। सेम इसको भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, तभी जाके आप क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। जैसे स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, ये भी किसका पार्ट होता है, सरकार क्या करती है, इसको सरकार क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि स्टेट्स को कुछ टैक्स रेवेन्यू का कुछ पार्ट दे देती है। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू शेयर करती है। तो सरकार ने शेयर तो करा, लेकिन सरकार ने किसी भी तरह का एसेट क्रिएट करा क्या, नहीं करा। किसी तरह की लायबिलिटी सरकार से कम हुई क्या, नहीं हुई। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट हो जाएगा। सॉरी, रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट नहीं होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सरकार खर्चा कर तो रही है लेकिन अपनी लायबिलिटी कम नहीं कर पा रही है और किसी तरह का एसेट क्रिएट नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से सरकार क्या कर रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट ये हो जाएगा। ठीक है, नॉट क्रिएट्स एसेट्स और नॉट रिड्यूस लायबिलिटी, ध्यान रखिएगा। बाकी ये किसका पार्ट हो जाएगा, फाइनेंस, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा सेम। ठीक है, ये भी कौन सी है, रेवेन्यू, ये भी रेवेन्यू। ये सरकार सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती है, बेसिकली सरकार वेलफेयर पे, सोशल वेलफेयर पे, एजुकेशन पर खर्चा करती है वो। ठीक है, और ये इंटरेस्ट पेमेंट हम तो ऑलरेडी ये पढ़ के आए अभी, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से आपको ये क्या करना है, क्वेश्चंस को डील करना है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ बजट। ऑलरेडी हम देख कर आए टाइप्स ऑफ बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट एंड बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। अभी हमने क्या देखा कि ये जो है दो टाइप के बजट कंपोनेंट्स है, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। जब बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस बजट बोलते हैं। क्या होता है, जब बैलेंस रिसिप्ट और बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस बजट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखें कि इसका बैलेंस बजट का फ़ायदा क्या है, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाता है इकोनॉमी में। एक आइडियल सिचुएशन है बट प्रैक्टिकल नहीं है। हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता रहता है, मतलब प्राइस ज़्यादा और प्राइस कम होते रहते हैं। ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है इफ़िशिएंटली वर्क कर रही है, किसी भी तरह का फालतू का खर्चा नहीं कर रही है अगर बैलेंस बजट है तो।
ठीक है। उसके बाद बजट रिसिप्ट अगर ज़्यादा हो गई आपकी, मतलब आपकी इनकम ज़्यादा हो गई और आपका खर्चा कम है, तो ये तो अच्छी बात है, आपका बजट सरप्लस में चला जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, रिड्यूस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। जब आपका सरप्लस बजट होता है तो बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के काम आता है। वहीं अगर आपका बजट रिसिप्ट क्या होती है, कम हो जाए और बजट एक्सपेंडिचर खर्चा ज़्यादा हो जाए, तो मतलब आप कहाँ में चले गए, डेफिसिट बजट में चले गए। ठीक है, बेसिकली डेफिसिट बजट जो होता है डेवलपिंग कंट्रीज होता है, जनरली डेवलपिंग कंट्री, जो कंट्रीज डेवलप हो रही होती है उनका जो बजट होता है डेफिसिट में होता है। ये क्या करता है, हैज़ टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब मान के चलिएगा सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है, मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो लोग डिमांड करेंगे, और एक टाइम बाद जो प्राइसेस कम हैं किसी प्रोडक्ट के, तो अगर लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो वही प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक साइकिल चलता रहता है। तो ये क्या है, डेफिसिट बजट। अब बात करते हैं कि अगर कंट्री में, हमारी कंट्री में डेफिसिट में बजट है, गवर्नमेंट डेफिसिट में, तो वो पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो डिफरेंट वेज इन विच द गवर्नमेंट्स डेफिसिट कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फंड, गवर्नमेंट के पास शॉर्टेज ऑफ फंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बेसिकली ये करा जाता है बजटरी डेफिसिट के थ्रू। बजटरी डेफिसिट का मतलब होता है कि आपकी जो टोटल एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा, अगर आपका खर्चा ज़्यादा है, रिसिप्ट कम है, तो इट मीन्स दैट कि आपका खर्चा ज़्यादा है और आपकी इनकम कम है। इसका मतलब है कि आपका जो बजट है वो क्या है, डेफिसिट में है। ठीक है, अभी बजट डेफिसिट भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है आपका फिस्कल डेफिसिट, और एक होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, 3 तरह के डेफिसिट होते हैं। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली आपके डेली खर्चे जो होते हैं उनको क्या करता है, स्टडी करता है कि आपके डे टू डे में जो भी खर्चे होने वाले हैं उसको स्टडी कौन करेगा, रेवेन्यू बजट में आपको पता चलेगा। मान के चले कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इज इक्वल्स का फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अब इसका जो इम्पैक्ट होता है, अफेक्ट कैसे अफेक्ट होता है, इम्पैक्ट क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट का, शोज दिस सेविंग एंड इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी में ये क्या शो कर रहा है कि सरकार को जो डेली के खर्चे चलाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, लोन लेने पड़ रहे हैं या फिर डिस सेविंग करनी पड़ रही है। डिस सेविंग का क्या मतलब होता है, सरकार पास ऑलरेडी जो पैसा रखा था सरकार उसी से क्या कर रही है, आगे चल के अपने जो डेली रेगुलर खर्चे हैं उनको क्या कर रही है, रेगुलर खर्चों का फुलफिल कर, रेगुलर खर्चों को फुलफिल कर रही है। ठीक है, तो शोज दिस सेविंग एंड इनेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कौन सा, रेवेन्यू डेफिसिट। यहाँ पे क्या होता है, ईदर लीड्स टू एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी। बेसिकली क्या होता है कि ये क्या करती है, लाइबिलिटी बढ़ाती है सरकार के ऊपर। कैसे, अगर सरकार क्या करेगी, डेली खर्चों के लिए, डेली कंजम्पशन के लिए वो ले रही है, क्या ले रही है, लोन ले रही है, बट डेवलपमेंट के लिए नहीं ले रही है। तो इससे क्या होगा, वो पैसा प्रोडक्टिव यूज थोड़ी है, तो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में आपका पैसा जा रहा है, और रिड्यूसेस द एसेट। बेसिकली क्या होता है, हो सकता है सरकार क्या करती है, अपने एसेट बेचकर, अपनी प्रॉपर्टी बेच के पैसा कभी कभी ले लेती है, तो इससे हमारी क्या हो जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है। इंक्रीज फ्यूचर डेब्ट बर्डन, हमारा फ्यूचर का बर्डन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाएगी। हाई रेवेन्यू डेफिसिट, ये जो हाई रेवेन्यू डेफिसिट है, हाँ, ये जो हाई रेवेन्यू डेफिसिट है बेसिकली एक वार्निंग सिग्नल होता है। क्या वार्निंग सिग्नल, गवर्नमेंट को क्या करना है, अपने एक्सपेंडिचर कम करना है और रेवेन्यूज़ को बढ़ाना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर रिड्यूस हमारे रेवेन्यू डेफिसिट हो भी गया तो इसको रिड्यूस कैसे करा जाए। सरकार को टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत है, जो अननेसेसरी खर्चे सब्सिडीज़ पे या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे उनको कम करने की ज़रूरत है, पेंशन बर्डन को कम करने की ज़रूरत है, सैलरी बर्डन को कम करने की ज़रूरत है, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ टू इंक्रीज रेवेन्यू को इंक्रीज करके हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करने की, प्रमोट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात कर ले फिस्कल डेफिसिट,
जैसे कि रेवेन्यू डेफिसिट से हम स्टडी करते हैं डेली खर्चों के बारे में, पता करते हैं कि डेली खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार क्या कर रही है, लोन ले रही है। वैसे फिजिकल डेफिसिट बेसिकली क्या होता है, टोटल लोन रिक्वायरमेंट, कि सरकार को एक्चुअल कितने लोन की ज़रूरत है वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके के फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। यहाँ पे हम बोरिंग्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट रखते हैं। ये इसका दूसरा है जहाँ फॉर्मूला है, दोनों ही आपको याद रखना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डैप्ट कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डैप्ट का मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ईदर रिड्यूसेस एसेट्स ऑल कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। ठीक है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, इतना ज़्यादा बोरो कर लेती है कि वो डेप्ट ट्रैप में चली जाती है। ये बेसिकली राइज इन द पब्लिक डेप्ट, बहुत ज़्यादा पब्लिक का कर्जा बढ़ जाता है। ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन को क्रिएट करता है, स्पेशली कब, जब हमारे प्रिंटिंग जो करेंसी होती है उसे प्रिंट किया जाए उसके बाद इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है ना। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। फॉरेन डिपेंडेंसी, हम ज़्यादा हेम्पर फ्यूचर ग्रोथ, हमारी फॉरेन पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है क्योंकि हम उनसे लोन लेना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लोन कर ले लेते हैं, एंड हमारी फ्यूचर ग्रोथ हार्म होती है। ठीक है, अब इसको सुधारा कैसे जाए, मेजर्स टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट, बेसिकली जितना जो नॉन इसेंशियल खर्चा है उसको कम कर दीजिए, जो टैक्स बेस है उसको बढ़ा दीजिए, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है, मतलब कोशिश करिए कि हम क्या कर सकें, पब्लिक एंटरप्राइजेस का डिसइन्वेस्टमेंट करके अपने खर्चों का कम कर सकें। एनकरेजेस ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें कि प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दें, सारे मोनोपोली ना रखें पब्लिक सेक्टर की, बेटर बजट प्लानिंग करें और कंट्रोल करें और ठीक ठाक से खर्चा करें। ठीक है, अब उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट निकालने का मेन मोटिव होता है कि फ्रेश लोन रिक्वायरमेंट, हमें नए लोन की कितनी ज़रूरत है, पुराने लोन तो मतलब कैसे एडजस्ट किया जा सके। प्राइमरी डेफिसिट का क्या मतलब होता है, जो फिजिकल डेफिसिट होता है उससे हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट को। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे आप इम्प्लीकेशन देख लीजिएगा। ये करेंट ईयर बोरिंग्स रिक्वायरमेंट एक्सक्लूडिंग पास इंटरेस्ट बर्डन, बेसिकली हम इसको एक न्यूमेरिकल के साथ समझेंगे तीनों को, कि जो करंट ईयर में हमें कितनी बोरिंग्स की ज़रूरत है, ये कौन बताता है, प्राइमरी डेफिसिट बताता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट हाई है, इट मीन्स दैट गवर्नमेंट जो बोरो कर रही है अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट, गवर्नमेंट को नया लोन लेना पड़ रहा है, इट मीन्स गवर्नमेंट इज बोरिंग इवन अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए सरकार नहीं कर रही है, बेसिकली सरकार बोरो कर रही है, इंडिकेट्स वीक फिजिकल डिसिप्लिन। अगर ये हाई है इसका मतलब है कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो क्या, वीक है, डिसिप्लिन। ठीक है, अब इसको कैसे करा जा सकता है हमें, यस इसको हम क्या करें, मेजर्स टू रिड्यूस द प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट ओवरऑल। ठीक है, रिड्यूस करो फिजिकल डेफिसिट को तो प्राइमरी डेफिसिट अपने आप ही कम हो जाएगा। कंट्रोल फ्रेश बोरोइंग्स का क्या करो, फ्रेश कोशिश करो कि नया लोन ना लेना पड़े। यूज बोरोड फंड्स प्रोडक्टिवली टू जनरेट फ्यूचर इनकम, जो भी हमने उधारी ली है उसको मतलब बहुत ध्यान से यूज़ करना है, अननेसेसरी उसको यूज़ नहीं करना है, और हमें जो फालतू का खर्चा है उसे कम करने की ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट, अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट जीरो है या लो है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने जो बोरो करा है वो सिर्फ इंटरेस्ट पे करने के लिए ही करा है, किसी भी नई एक्टिविटी के लिए नहीं करा। जब पुराना लोन था ना, उसका इंटरेस्ट, पुराना लोन का इंटरेस्ट जो है उसको पे करने के लिए सरकार ने लोन लिया। बताओ ये कितना हार्मफुल है हमारी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, इफ़ हाई प्राइमरी डेफिसिट, अगर हमारा हाई प्राइमरी डेफिसिट है, इट मीन्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टू बोरो फॉर करेंट स्पेंडिंग। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा दिया हुआ है कि सपोज इन अ फाइनेंशियल ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड द बजट, मान के चलिए यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट दी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, और रेवेन्यू रिसिप्ट 15 लाख दिया है, ये 18 लाख करोड़ से, ये 2 लाख दिया है, ये 4 लाख दिया है, 3 लाख दिया इंटरेस्ट पेमेंट। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखो कि हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है, 15 लाख, नहीं पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो 18 लाख, और रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है 15 लाख, तो 18 में से 15 माइनस करा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 लाख।
ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट इज अनेबल टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, मतलब सरकार में इतनी भी काबिलियत नहीं है कि वो रेगुलर एक्सपेंसेस भी क्या कर सके, इंकर कर सके, है ना। बोरो इवन फॉर डेली एक्सपेंसेस, सरकार को ये 3 लाख रुपए और लेने पड़ रहे हैं, उधार लेने पड़ रहे हैं अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए, तो इट इज़ अ बैड साइन फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। मतलब सोचो 3 लाख रुपए, हमारे पास 18 लाख रुपए तो एक्सपेंडिचर था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसिट हमारे पास कम है, तो सरकार ने 3 लाख रुपए उधार लिए हैं। उधार लेकर क्या किया सरकार ने, ये डेली खर्चों को मैनेज करा है, ठीक है। तो ये क्या हमारा रेवेन्यू जो डेफिसिट है दैट इज़ 3 लाख। वही फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो ये हमारा फॉर्मूला है, देखिए पूरा ऊपर का देखा तो टोटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होगा, कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा है, तो आप करोगे तो मैं सीधा कंक्लूजन पे आती हूँ कि 5 लाख जब आपका फिजिकल डेफिसिट आया, इट मीन्स दैट कि जब की एक्चुअल बोरिंग रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। एक्चुअल बोरिंग रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी सरकार की, इट इज़ 5 लाख करोड़, ठीक है। तो गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो एटलीस्ट 5 लाख करोड़ टू मैनेज द बजट। मतलब अभी भी हमारे बजट में जो प्रॉब्लम आ रही है 5 लाख करोड़ की आ रही है, तो सरकार हो सकता है दूसरी कंट्रीज से ले ले या फिर आरबीआई से ले लें। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। ये एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स है, ये जो टोटल रिसिप्ट हमने कहीं से भी ले, टोटल रिसिप्ट हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल, इसमें बोरिंग इंक्लूडेड नहीं है। बोरिंग तो अब हमें लेनी है कि 5 लाख रुपए फिजिकल डेफिसिट आ जाए, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है कि फिजिकल डेफिसिट जो हमने लिया है वो किस लिए लिया है, क्या इंटरेस्ट पेमेंट के लिए किया है। एक बार मान के चलो पुराना लोन पे हमारा 3 चल रहा है, 3 लाख करोड़ क्या चल रहा है, 3 लाख करोड़ क्या चल रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट हमें लौटाना है और हमने उधारी ली है 5 लाख करोड़ की। इट मीन्स दैट कि आउट ऑफ 5 लाख बोरोइंग्स हम 3 लाख क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं टू पे द ओल्ड इंटरेस्ट, और बाकी के जो 2 करोड़ हैं, 2 करोड़ को हम क्या कर रहे हैं, 2 लाख करोड़ फॉर द करंट एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है। तो मतलब 3 लाख तो हमने लोन देने में चुका दी, इंटरेस्ट पे करने में चुका दी, है ना। मान के चलिए इन केस अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाए, फिजिकल डेफिसिट आपका 5 करोड़ का है ना, और इंटरेस्ट पे भी आपको 5 करोड़ करना है, मतलब सरकार हमारी क्या कर रही है, उधार ले ही इसलिए रही है कि वो क्या कर सके, वो क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट पे कर सके। इस केस में जो आपका प्राइमरी डेफिसिट आएगा वो 0 हो जाएगा। दैट इज़ अ वर्स्ट कंडीशन, दैट इज़ अ वर्स्ट कंडीशन, जैसा अभी हमने इस पॉइंट में समझा ना। देखो मैं बताती हूँ, ये अगर इफ प्राइमरी डेफिसिट 0 है, इट मीन्स गवर्नमेंट हैज़ टू बोरो ओनली टू पे इंटरेस्ट। मतलब सरकार ने ये 5 लाख फिजिकल डेफिसिट मतलब उधारी इसलिए लिया है कि वो क्या कर सके, इंटरेस्ट पे कर सके। दिस इज़ अ वर्स्ट कंडीशन, जहाँ पे सरकार को क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार और देखिएगा। आई नो कि ये थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो गई है, बट फिर भी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो इसको स्किप मत करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।